गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़ आज आपको गृह निर्माण योजना के विषय में पढ़ाऊँगी। पिछले अध्ययन सत्र में हमने इस विषय के अंतर्गत स्थान एवं भूमि के चयन के बारे में बात करी थी। आज हम लोग आमुख एवं दिशा विन्यास, मकान की बनावट, समुचित संवातन, पानी की उचित व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था तथा मल मूत्र व गंदे जल के निष्कासन की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आमुख से तात्पर्य है आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति। आर.एस. देशपांडे के अनुसार भवन के उचित आमुख से आशय एक भवन के नक्शे को इस प्रकार निर्धारित करना या मुख प्रदान करने से है जिसके द्वारा उसमें वास करने वाले लोगों को प्राकृतिक संपदा यथा सूर्य का प्रकाश, हवा तथा वर्षा आदि जो कुछ उनके लिए अच्छा है उसका तो आनंद उठा सकें तथा जो अहितकर है उसे हटा सकें। शाह, काले एवं पातकी के शब्दों में गुड ओरिएंटेशन मीन्स प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ planned units of the buildings in relation to sun, wind and rain topography। अर्थात भवन की स्थान या भूमि जो आपने चयन करी है उस पर भवन का निर्माण इस प्रकार से हो कि उसको पर्याप्त हवा और रोशनी प्राप्त हो और प्राकृतिक संपदाओं का वो भरपूर आनंद उठा सकें। किसी भी भवन का आमुख उस स्थान की दिशा विशेष पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ ठंडे प्रदेशों में दक्षिण मुखी मकान अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऐसे आमुख से दिन भर अधिक सूर्य का प्रकाश, धूप एवं गर्मी मिलती रहती है। किंतु गर्म प्रदेशों के लिए उत्तरमुखी आमुख वाले मकान ज़्यादा उपयुक्त होते हैं क्योंकि इस दिशा में सूर्य की रोशनी एवं धूप कम पहुंचती है, फलतः मकान ठंडक पहुंचाने वाले होते हैं और उन्हें अधिक गर्मी नहीं लगती। इस प्रकार आमुख जो है वो स्थान के अनुसार और जलवायु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आमुख के बारे में हम जब एक भवन की विभिन्न इकाइयों का डिज़ाइनिंग और प्लेसमेंट पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्पेस प्लानिंग, तब वापस इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं मकान की बनावट। कोई भी मकान उत्तम तब हो जब भूमि और स्थान के साथ साथ उसकी संरचना या बनावट भी उपयुक्त हो। एक उत्तम भवन निर्माण के लिए स्थान एवं भूमि का चयन जितना महत्वपूर्ण है उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी बनावट अर्थात मकान की संरचना। और मकान तभी सुंदर, श्रेष्ठ एवं कलात्मक बनेगा जब उसकी संरचना उपयुक्त होगी। एक आदर्श भवन बनाने की पहली आवश्यकता है उसका नक्शा बनवाना। मकान का नक्शा किसी योग्य व कुशल इंजीनियर से बनवाया जाता है और फिर यूआईटी में जाकर इसे अप्रूव भी करवाया जाता है। इसके साथ साथ भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को एकत्रित कर कुशल कारीगरों के द्वारा घर का निर्माण करवाया जाता है। घर का निर्माण करवाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला, भवन के बाहरी खुला स्थान। मकान में उचित संवातन एवं सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके चारों ओर खुला स्थान छोड़ना आवश्यक है। इन नियमों की पालना न करने पर नगरपालिका यूआईटी द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति ही नहीं मिलती। यदि आपने नक्शा बनवा भी लिया तो भवन निर्माता को उनके द्वारा निर्धारित दंड भी भुगतना पड़ता है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 40 बाय 60 अर्थात 40 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई हो तो भवन के सामने की तरफ कम से कम 10 से 15 फीट तथा पीछे की तरफ 8 से 10 फीट जमीन छोड़नी चाहिए। भूखंड कॉर्नर का हो तो 3 तरफ से ज़मीन छोड़ना आवश्यक हो जाता है। भूखंड अगर मुख्य सड़क पर है और भूखंड का आकार बड़ा है तो मकान के आगे की तरफ 15 फीट छोड़ना आवश्यक है, किंतु अगर मकान गली में है या उसके सामने की सड़क की चौड़ाई कम है तो कम स्थान छोड़ने से अर्थात लगभग 5 फीट छोड़ने से भी काम चल जाता है। दूसरा, नींव या फाउंडेशन। मकान की मजबूती और दृढ़ता के लिए आवश्यक है नींव का चौड़ा एवं ठोस होना। नींव की गहराई से अधिक नींव की चौड़ाई इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि नींव जितनी चौड़ी होगी वो उतनी ही अधिक
उस पर बनी हुई दीवारों को झेल सकेगी और उनका वजन सहन कर सकेगी। इसके अतिरिक्त नींव की गहराई एवं चौड़ाई इस बात पर भी निर्भर करती है कि बनने वाला भवन एक मंजिला है, दो मंजिला है या बहुमंजिला है। अगर आपको एक फ्लोर से अधिक फ्लोर का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से आपको नींव गहरी भी अधिक लेनी पड़ेगी और चौड़ी भी अधिक लेनी पड़ेगी। फिर भी सामान्यतया दीवारें खड़ी करने के लिए एक नींव 4 से 5 फीट तक गहरी तथा दीवार की चौड़ाई के मुकाबले 4 से 5 गुना चौड़ी नींव की खुदाई करनी पड़ती है। नींव का आधार या नींव को भरने का काम सीमेंट, लोहा, कंक्रीट एवं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से किया जाता है और सीलन से बचाने के लिए इनमें जल प्रतिकर्षक सीमेंट, वाटर रिपेलेंट सीमेंट या जल सहयौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी रिस कर नींव में नहीं जाए। हम बात करते हैं मंच की। मंच, इसे हम प्लिंथ या कुर्सी भी कहते हैं। भवन निर्माण करते समय प्लिंथ या मंच का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वर्षा का पानी भवन में प्रवेश नहीं कर सके तथा साथ ही साथ भवन के अंदर भी जो पानी है वो ढाल की उचित व्यवस्था करके सड़क पर या नालियों में पहुंचाया जा सके। मंच क्या है? मंच वह ऊंचाई है जहां पर भवन या कमरों का निर्माण किया जाता है एवं इसकी ऊंचाई सड़क से कम 4 से 5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ जब सड़क बढ़ती जाती है तो कुछ ही वर्षों के बाद सड़क एवं मकान की ऊंचाई एक समान सतह पर आ जाती है और मकान का पानी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रकार मंच की ऊंचाई पर मकान की दृढ़ता एवं मजबूती के लिए मंच बंधन यानी कि प्लिंथ बैंड भी बनाया जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 6 इंच और चौड़ाई लगभग 1 फीट होती है। बात करते हैं दीवारें की। घर जो है वो हमारा दीवारों से बनता है। दीवारें 2 तरह की हैं, बाहरी दीवार और अंदर की दीवार। बाहरी दीवार को हम भार झेलने वाली दीवार या लोड बेयरिंग वॉल भी कहते हैं। इन दीवारों की चौड़ाई अधिक होती है और इनकी मोटाई 1 फुट से थोड़ी अधिक होती है। इन्हीं दीवारों पर संपूर्ण घर की छतों का वजन डाला जाता है। सामान्य तौर पर ये दीवारें 9 इंच से लेकर या 1 फुट तक की मोटाई की होती हैं। अंदर की दीवारों को पार्टीशन वॉल भी कहा जाता है। ये वो दीवारें हैं जो कि एक लंबे हॉल या अंदर के कमरों का पार्टीशन करती हैं। ये दीवारें पतली होती हैं, इनकी मोटाई 5 से 6 इंच तक होती है। जब इमारत या भवन बहुमंजिला बनाया जाता है तो पहली मंजिल की दीवारों की मोटाई या थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसी दीवार पर दूसरी मंजिल की दीवार भी बनने वाली है और उसे इसका वज़न झेलना है। आजकल दीवारों की थिकनेस थोड़ी कम रखने लगे हैं, क्योंकि नींव जो है वो आरसीसी अर्थात सीमेंट, लोहे, कंक्रीट के बने मिक्सचर से भरने लगे हैं, जो बहुत मजबूत होती है। और जो नींव के साथ साथ जो भवन खड़ा किया जाता है वो पिलर्स पे खड़ा किया जाता है। जब पिलर्स पर भवन खड़ा किया जाता है तो उसमें दीवारें थोड़ी पतली ली जाती हैं, किंतु फिर भी बाहरी दीवारों की मोटाई 25 सेंटीमीटर तक और भीतरी दीवारों की मोटाई 12.5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। सामान्यतया दीवारें ईंट पत्थर के साथ बालू, सीमेंट, खड़िया या चूने का प्रयोग करके बनाई जाती है और धन के अभाव में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु मिट्टी के गारे से बनाई गई दीवार कम मजबूत होती है और उसमें दीमक लगने की भी संभावना होती है। दीवारों के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर करने से न केवल दीवार की मजबूती बढ़ती है बल्कि सुंदरता भी बढ़ जाती है, जिस पर पेंट और रंग करके फिनिशिंग की जाती है। भवन निर्माण के लिए ईंटों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। सभी ईंटें एक ही समान आकार एवं मोटाई की होनी चाहिए, जिससे भवन मजबूत, सुंदर एवं आकर्षक बने। छत यानी कि रूफ सुंदर, कलात्मक, आकर्षक एवं आदर्श मकान के निर्माण में छत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दीवार की जितनी अधिक ऊंचाई होती है उतनी ही ऊंचाई छत की भी होती है। ऊंची छत अच्छे स्वास्थ्य, सुंदरता और आराम की दृष्टि से उत्पन्न
उपयुक्त होती है। ऊंची छतें कमरे में गर्मी के मौसम में आग उगलती हुई धूप से बचाती हैं तथा ठंडक प्रदान करती हैं। साथ ही साथ हवा के आवागमन एवं पर्याप्त प्रकाश के लिए भी उचित स्थान प्रदान करती हैं। किंतु यदि कमरे में एयर कंडीशनर लगवाने हो तो छत की ऊंचाई कम रखनी चाहिए। छत सामान्यतः चपटी एवं सपाट होती है क्योंकि इसी के ऊपर दूसरी मंजिल भी बनानी पड़ती है और समतल एवं सपाट छत देखने में सुंदर और आकर्षक भी लगती है। कभी कभी छत ढलावदार एवं विशेष आकार की भी बनाई जाती है, किंतु ऐसा तभी किया जाता है जब उस पर दूसरी मंजिल नहीं बनानी हो। छत लकड़ी, घासफूस, गर्डर, टिन, एस्बेस्टोस शीट, मंगरोली ईंट, सीमेंट, कंक्रीट आदि से बनाई जा सकती है। पत्थर की बड़ी बड़ी सीलें लगाकर भी छत बनाई जाती है। घास फूस, खपड़ा और लकड़ी की छत कमज़ोर होती है बनिस्बत की टिन, गर्डर, एस्बेस्टस शीट और सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुई छत के मुकाबले। किंतु टिन और पत्थरों से बनी हुई छत गर्मी और सर्दी दोनों में ही उपयुक्त नहीं होती। गर्मी में ये बहुत गर्म रहती है और ठंड में ये कमरों को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। बात करते हैं फर्श की। फर्श इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जो देखने में सुंदर, आकर्षक, जीवंत और लुभावना लगे। इसके साथ साथ इसकी सफाई भी करना सहज और आसान हो। फर्श के जोड़ अच्छे होने चाहिए ताकि उनमें गंदगी जमा न हो पाए। फर्श मजबूत एवं सीलन अवरोधक होने चाहिए। फर्श बनाने से पूर्व मंच के ऊपर का गर्डर जाल बिछाकर सीमेंट कंक्रीट से भर देने से पर्याप्त मजबूत फर्श बनता है और सीलन भी नहीं रहती। फर्श संगमरमर, सीमेंट, ईंट, टाइल्स, पत्थर आदि किसी से भी बन जाता है, किंतु ईंट एवं सीमेंट से बना फर्श जल्दी खराब हो जाता है और गाँवों में फर्श मिट्टी और गोबर से लीप कर बनाया जाता है, जिसे नित्य प्रतिदिन रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। सीढ़ियाँ छत पर चढ़ने के लिए तथा एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। सीढ़ियों का निर्माण प्रायः भवन के मध्य भाग से करना चाहिए ताकि सीढ़ियों के द्वारा भवन में उचित संवातन बना रहे और कमरों में एकांतता भी बनी रहे। किंतु यदि ऊपर की मंजिल किराए पर देनी हो तो सीढ़ी बाहर से बनवानी चाहिए, जिससे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो और एकांतता भी बनी रहे। सीढ़ी इस प्रकार से बनाई जाए कि चढ़ने पर थकान का अनुभव नहीं हो। अतः सीढ़ियाँ चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों की जो ऊंचाई है, स्टेप्स है, वो 6 से 9 इंच के मध्य होनी चाहिए और खड़ी सीढ़ी के मुकाबले ढलुआ सीढ़ियों का उपयोग अधिक आरामदायक होता है। एक फ्लाइट पर सीढ़ियों की एक चढ़ाव पर अधिक से अधिक 12 सीढ़ी और कम से कम 3 सीढ़ियों का सोपान होना चाहिए। कभी कभी घरों में घुमावदार सुंदर सीढ़ियों का भी उपयोग किया जाता है। ये देखने में तो बहुत आकर्षक लगती हैं, किंतु ये सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक और अधिक खर्चीली होती हैं। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उसके दोनों तरफ जाली या पटरी अर्थात रेलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उतरते चढ़ते समय असुविधा नहीं होती और लुढ़क कर नीचे गिरने का भय भी नहीं होता। दरवाजे एवं खिड़कियाँ मकान में उचित संवातन की व्यवस्था और रोशनी के लिए पर्याप्त दरवाजे एवं खिड़कियों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा ये दरवाजे खिड़कियां भवन में इस प्रकार से लगाए जाएं जो हवा के बहने की दिशा में खुलते हों और भवन में पर्याप्त धूप और रोशनी लाते हों। भवन में पर्याप्त धूप और रोशनी आएगी तो अंधेरे कमरे में अंधेरा व सीलन नहीं रहेगी और घर में रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे। दरवाज़ों खिड़कियों पर लगी हुई चौखट और दरवाजे हमेशा अच्छी व मजबूत लकड़ी के बनवाने चाहिए, जिससे उनमें दीमक नहीं लगे। आजकल लोहे के दरवाजे खिड़कियां भी बनने लगे हैं, किंतु इनमें खोलते व बंद करते समय कर्कश ध्वनि लगती है, जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती। हम बात करते हैं समुचित संवातन की। एक उत्तम व आदर्श मकान में धूप, सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु का आवागमन व उचित संवातन आवश्यक है। उचित संवातन मकान का हृदय है। क्योंकि यदि संवातन की व्यवस्था नहीं होगी तो मकान में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव और जीवाणु अपना डेरा डाल लेंगे और शुद्ध हवा मकान में नहीं रहेगी तो वहाँ रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। हम सभी जानते हैं कि हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हल्की होती है तथा
कमरों में उपस्थित ऊपर के रोशनदानों से बाहर निकल जाती है। तो घरों में समुचित संवर्धन के लिए क्या क्या व्यवस्था हो? पहला तो है पर्याप्त संख्या में खिड़की, रोशनदान या खिड़की दरवाज़ों की व्यवस्था। दूसरा, शयन कक्ष की खिड़कियां व रोशनदान भवन से बाहर की तरफ खुले हुए हों। तीसरा, रसोई घर में चिमनी लगी हुई हो और रोशनदान बाहर की तरफ खुलना चाहिए, जिससे रसोई का सारा धुआं बाहर निकल जाए। अगर चिमनी नहीं लगी हुई हो तो रसोई में एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करना चाहिए। स्नानागार का रोशनदान भी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ खुलना चाहिए, जिससे स्नानागार की दुर्गंध युक्त हवा सीधा घर से बाहर निकल जाए और घर में प्रदूषण नहीं फैलाए। इसी प्रकार पर्याप्त एवं शुद्ध वायु के आवागमन के लिए भवन में कम से कम 2 और खुला स्थान होना चाहिए या खिड़की दरवाजे इस तरह से लगे हुए हों कि हवा क्रॉस होती हो और संवर्धन अच्छी तरह से बना हुआ हो। भवन निर्माण में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। हम भोजन के बिना तो कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन जल के बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकते। इसलिए भवन निर्माण करने से पूर्व उस क्षेत्र में जल की आपूर्ति की व्यवस्था भी चेक कर लेनी चाहिए कि आपूर्ति अगर सार्वजनिक नल के द्वारा हो रही है तो उचित है या नहीं, और अगर सार्वजनिक जल के द्वारा आपूर्ति नहीं हो रही तो भूमि में बोरिंग करवाने की ज़रूरत है, हैंडपम्प करवाने की ज़रूरत है या नहीं। गाँव में प्रायः जल की सप्लाई जो होती है वो कुएं, नदी या तालाब द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। तब ऐसे में ये देखना चाहिए कि वो नदी तालाब का जल पर्याप्त शुद्ध है या नहीं, कुएं ढके हुए हैं या नहीं, और कुएं की समय समय पर सफाई की जा रही है या नहीं। क्योंकि जब जल अशुद्ध और प्रदूषित होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसी कारण बंद कुएं, कवर्ड कुएं या हैंडपंप की व्यवस्था के द्वारा शुद्ध जल की सप्लाई की आपूर्ति निश्चित कर लेनी चाहिए। विद्युत व्यवस्था। घरों में कृत्रिम प्रकाश एवं पर्याप्त रोशनी के लिए विद्युत व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और आज के ज़माने में तो बिजली के बिना घर में रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि घर के अनेक कार्य विद्युत उपकरणों की सहायता से ही किए जाते हैं। और साथ ही साथ पुराने ज़माने में काम में लिए जाने वाले रात्रि के समय दीपक, लालटेन आदि की उपयोग भी अब लगभग नहीं के बराबर हो गया है। तो घर में विद्युत व्यवस्था क्यों ज़रूरी है? पहला तो रात्रि के समय कृत्रिम प्रकाश और रोशनी के लिए, और दूसरा विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए। विद्युत उपकरण, बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, मिक्सी और ग्राइंडर है, फूड प्रोसेसर है, माइक्रोवेव है, ओवन है। ये इस तरह के आपकी दाल पीसने की मशीनें हैं, आटा पीसने की मशीनें, झाड़ू पोछा देने वाली मशीनें हैं, वैक्यूम क्लीनर है, खाना पकाने के लिए रेंज है। ये सब इस तरह के उपकरण हैं जो आपके समय और श्रम को बचाते हैं। और दूसरे तरह के उपकरण जो आपके घर में ठंडक या गर्मी प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा ठंड के दिन होते हैं तब हम घर में ब्लोअर या हीटर जलाकर घर को गर्म रखते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी के समय हम घरों में कूलर और AC चलाकर घर में ठंड की व्यवस्था करते हैं। मलमूत्र एवं गंदे जल का निष्कासन। भवन निर्माण करते समय मलमूत्र, गंदे जल एवं वर्षा के जल के निष्कासन की व्यवस्था को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था उचित नहीं होगी तो घर का वातावरण दुर्गंधपूर्ण रहेगा और बदबूदार गैसें घर में ही जमने लगेगी, मकान में सीलन भी हो जाएगी और सभी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मलमूत्र एवं गंदे जल के निष्कासन के लिए आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? पहला तो बाथरूम एवं रसोई से पक्की, ढलावदार एवं ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, क्योंकि नालियां अगर खुली रहेंगी तो ये पानी कीड़े मकोड़े और जीव जंतुओं को आमंत्रण देगा। दूसरा, नालियों के घर से बाहर जल के निष्कासन हेतु भूमिगत व्यवस्था, जिससे वो कवर्ड रहें और हमारा संपर्क कम से कम गंदे पानी के हम संपर्क में आएँ। तीसरा, नालियों का निकास घर से दूर किसी गहरे गड्ढे में हो या शहर के बड़े नालों के साथ संबंधित हो, जो सीधा शहर से बाहर निष्कासित कर दिया जाए।
मल मूत्र के निष्कासन के लिए उचित शौचालय एवं मूत्रालयों की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ इनमें पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे इनमें गंदगी और बदबू न जमी रहे। परंपरागत शौचालयों के मुकाबले फ्लश विधि के शौचालयों की व्यवस्था की जाए और अगर आपके शहर में नगर पालिका की तरफ से पक्के सीवरेज लाइन की व्यवस्था हो तो आपको उसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। मलमूत्र और गंदे जल के साथ साथ ही घरेलू कूड़ा करकट और कचरे के निष्कासन की भी घर में उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि घर में प्रतिदिन निकलने वाला कूड़ा करकट और कचरा भी गंदगी और कीड़े मकोड़ों को, मच्छरों को आमंत्रण देता है। आप इसे घर में किसी ढक्कन वाले डस्टबिन में ढक कर रखें तथा घर से बाहर नियत स्थान पर इसके निष्कासन की व्यवस्था करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको गृह निर्माण योजना से संबंधित सभी बिंदु भली भांति समझ में आ गए होंगे। आप इसको समझने के लिए साथ में दिए गए PDF का भी अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।